हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार स्पेशल का सेकंड टेस्ट सीरीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैंने बिहार स्पेशल से संबंधित पहले टेस्ट सीरीज को भी डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने पहले टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिहार स्पेशल से संबंधित दूसरे टेस्ट सीरीज को डिस्कस करूँगा। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और इसमें मुख्यतः बिहार की इतिहास और भूगोल सेक्शन पर फोकस किया गया है। आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत के रूप में कब घोषित किया गया? 1529, 1590, 1575, 1580 ईस्वी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कि बिहार मुगल प्रांत का हिस्सा कब बना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1580 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, बिहार के मनेर में मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार के मनेर में मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। तीसरा प्रश्न, बिहार मोटे तौर पर निम्नलिखित देशांतरों के बीच स्थित है। आपको यहाँ पर देशांतर की स्थिति दर्शाई हुई है। आपको देखकर बताना है कि बिहार की अवस्थिति निम्नलिखित में से किन विकल्पों के यहाँ पर सटीक बैठती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 83 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व के मध्य में बिहार देशांतरीय रूप से अवस्थित है। यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सबसे लंबी सीमा नेपाल से लगती है? यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसका नेपाल के साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर होता है? पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पश्चिम चंपारण एक बिहार का ऐसा जिला है जिसकी सीमा लंबाई के दृष्टिकोण से नेपाल के साथ सबसे अधिक साझी होती है। 5वां प्रश्न, मगध की संपन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, पर्याप्त लौह भंडार की मौजूदगी, बी, कुशल संचार प्रणाली, सी, राजगीर की अभेद्यता, डी, युद्धों में हाथियों का प्रयोग, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक पर्याप्त लौह भंडार की मौजूदगी है। अगर आप देखेंगे कि मगध शासक अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों ने लंबे समय तक शासन किया और भारत के एक बड़े खंड पर शासन किया, तो कहीं ना कहीं लौह भंडार की मौजूदगी एक इसका बहुत बड़ा कारण था। कुशल संचार प्रणाली, तो इसमें आंसर हो जाएगा ई। 6ठा प्रश्न है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर तुर्की के आक्रमण को किन कारकों ने सुगम बनाया? ए, तुर्की सेना का बेहतर संगठन कौशल, बी, आक्रमणकारियों की तोपखाने की श्रेष्ठता, सी, भारतीय शासकों का आंतरिक संघर्ष, डी, बुद्धिमान राजा, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि तुर्की सेना का बेहतर संगठन कौशल, आक्रमणकारियों की तोपखाने की श्रेष्ठता, भारतीय शासकों का आंतरिक संघर्ष, ये सभी कारण ऐसे हैं जिसके आधार पर दिल्ली में तुर्की आक्रमण सफल हुआ। तो 6 का आंसर हो जाएगा ई। 7 नंबर प्रश्न है, मौर्योत्तर काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, शक संवत सबसे महान शक शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बी, कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क ने की थी। सी, सेंट थॉमस के अगुवाई में भारत में ईसाई मिशनरी गोंडोफर्निस के दरबार में आया था। डी, एक इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर ने जैन धर्म को अपनाया। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह कथन जो है वह पूरी तरह से सही है। मेनेंडर ने जैन धर्म को अपनाया, यह बिल्कुल गलत है। मेनेंडर ने जैन धर्म को नहीं अपनाया था, बल्कि मेनेंडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, और शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से केवल 7 का आंसर सी यहाँ पर सही होगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से बिहार शामिल है। यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का
कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है? तो बहुत इजी प्रश्न है, 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। 9 नंबर प्रश्न, बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है? संतपुर, कैमूर हिल्स, सोमेश्वर श्रेणी, बराबर हिल्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोमेश्वर की श्रेणी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 874 मीटर सोमेश्वर की श्रेणी की ऊंचाई है, तो यानी कि जो कि बिहार का सबसे ऊंचा स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सोमेश्वर श्रेणी। 10 नंबर प्रश्न है, चौर दरअसल गोखुर झील अथवा नदियों के परित्यक्त चैनल होते हैं। चौर ज्यादातर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न कुल मिलाकर कह रहा है कि चौर बिहार के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलती है? ए बेगूसराय, बी समस्तीपुर, सी कटिहार, डी सहरसा, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि चौर अगर देखा जाए तो अधिक मात्रा में या समस्तीपुर में भी देखने को मिलती है, बेगूसराय में भी देखने को मिलती है, सहरसा और कटिहार सभी जगह देखने को मिलती है। तो इसका आंसर एक से अधिक, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ई। 11 नंबर प्रश्न, गंगा के मैदानों का औसत ढलान प्रति किलोमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों गंगा के मैदान का औसत ढलान अगर देखा जाए तो प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर प्रश्न है, मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के बाद किस राजवंश ने शासन किया? शुंग वंश, नंद वंश, चेतस वंश, सातवाहन वंश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद अगर मगध में किसी राजवंश ने शासन किया है तो वह शुंग वंश, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक। 13, निम्नलिखित में से कौन पुष्यमित्र शुंग के बारे में सही नहीं है? यानी कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए शुंग वंश की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की नींव रखी है। बी उसने यूनानियों को 2 बार खदेड़ा था, बिल्कुल सही है। सी उन्होंने मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या की थी, हाँ बिल्कुल, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त थे और बृहदत्त की हत्या करने के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी, तो सी भी सही है। डी वे क्षत्रिय थे, देखिए वे क्षत्रिय थे इसके बारे में हमें स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, माना जाता है कि वे भारद्वाज वंश के वे ब्राह्मण थे, तो वे क्षत्रिय थे, यह गलत हो जाएगा, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 14, विदर्भ युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों विदर्भ युद्ध पुष्यमित्र के काल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि विदर्भ युद्ध किसके काल में हुआ था? तो पुष्यमित्र के काल में हुआ था। बेसिकली 184 BC में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न, बिहार में रेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? 1853 से 1855, 1860 से 62, 1855 से 58, 1864 से 68, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों बिहार में जो रेल सेवा की शुरुआत हुई है वह 1860-62 के दौरान हुई है। बेसिकली जब हावड़ा से मुगल सराय के बीच रेल लाइन विकसित किया गया था तो वह भागलपुर, पटना, बक्सर जैसे कई क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट होकर यहाँ से गुजरती थी, यानी कि वह अवधि थी 1860 से 62। 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग का परिवार मौर्यों के ब्लैंक्स क्षेत्र का राज प्रतिनिधि था, यानी कि पुष्यमित्र शुंग का जो परिवार था वह मौर्यों के किस क्षेत्र का राज प्रतिनिधि था? विदिशा, अंग, वैशाली, दक्कन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विदिशा क्षेत्र का प्रतिनिधि था। 17 नंबर प्रश्न, कण्व वंश का शासनकाल क्या था? तो कण्व वंश का जो शासनकाल रहा है वह 72 से 27 BC के बीच में रहा है। लगभग 45 वर्षों तक कण्व वंश ने शासन किया है। कण्व वंश को अंतर्गत अगर देखा जाए तो वासुदेव जो होते हैं वे कण्व वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने 72 BC में कण्व वंश की स्थापना की थी और लगभग 45 वर्षों तक कण्व वंश ने शासन किया है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 18, निम्नलिखित में से किसने कण्व वंश की नींव रखी? अभी हमने ऊपर बताया कि कण्व वंश की स्थापना वासुदेव अथवा वसुमित्र के द्वारा 72 BC में की गई थी, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए।
19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चेदी वंश के बारे में सत्य है? ए, खारवेल ने इस राजवंश की स्थापना की। बी, इसकी राजधानी पैठान थी। सी, हाथीगुम्फा अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। डी, महामेघवर्मन चेदी वंश के अंतिम राजा थे। ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है? पहला है कि चेदी वंश के संस्थापक खारवेल थे। तो देखिए चेदी वंश जो है वह माना जाता है कि खारवेल नहीं बल्कि महामेघवर्मन इसके पहले शासक माने जाते हैं। तो खारवेल ने इसकी स्थापना की। 19 का आंसर हो जाएगा ए, गलत हो गया। दूसरा है इसकी राजधानी पैठन थी, नहीं। जो चेदी वंश की जो राजधानी है वह कलिंग नगर में इसकी राजधानी मानी जाती है। तो दूसरा विकल्प भी गलत। तीसरा विकल्प जो है वह इसका सही है। चौथा विकल्प है कि महामेघवर्मन चेदी वंश के अंतिम राजा थे। तो यह भी गलत है। यानी कि कौन सा सही है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 20 नंबर प्रश्न, राजपुर नहर परियोजना का हिस्सा है। यानी कि राजपुर नहर परियोजना का हिस्सा है त्रिवेणी नहर, सोन नहर, कमला नहर, पूर्वी कोसी नहर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कमला नहर राजपुर नहर परियोजना का हिस्सा है। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपको मैच किया सामने लिखा हुआ देखना है, देखकर आपको यह बताना है कि कौन सा युग्म जो है वह इनमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ शिलालेख लिखे हुए हैं, दूसरे तरफ लिपि लिखा हुआ है, और कौन सा संबंधित लिपि नहीं है इसे आपको छांटना है। ए, शाहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि, कंधार अरमाइक लिपि, गिरनार यूनानी लिपि, बैराट ब्राह्मणी लिपि, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गिरनार जो है वह यूनानी लिपि में नहीं बल्कि गिरनार ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यानी कि किसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। 21 में 22 कौन सा कथन सही है? ए, जूनागढ़ शिलालेख में काठियावाड़ क्षेत्र में झील निर्माण का उल्लेख है। बी, नागार्जुन शिलालेख में उल्लेख है कि अशोक ने आजीविकों को गुफाएं दान की थी। सी, रूमिंदई स्तंभलेख अशोक ने बुद्ध की मृत्यु के स्थान का दौरा किया था। डी, बराबर की पहाड़ियाँ दशरथ के द्वारा आजीविकों को दी गई थी। ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में काठियावाड़ क्षेत्र में झील निर्माण का उल्लेख किया गया है। यानी कि 22 का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ए। 23 नंबर प्रश्न, बिंदुसार का धार्मिक झुकाव अधिक बताया गया है। यानी कि बिंदुसार का धार्मिक झुकाव किस तरफ था? आजीविकों की तरफ, बौद्ध धर्म की तरफ, जैन धर्म की तरफ, हिंदू धर्म की तरफ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों बिंदुसार का जो धार्मिक झुकाव था वह आजीविकों की तरफ माना जाता है। और आप जब मौर्य वंश की इतिहास पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में आप जब पढ़ेंगे, इतिहास के पन्नों पर पलटेंगे, तो आप जानेंगे कि बिंदुसार के द्वारा आजीविकों को कई सारी गुफाएं दान भी की गई थी। तो इनका झुकाव स्वाभाविक था कि आजीविकों की तरफ से था। 24 नंबर प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेंस चैमियार थे। यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना इंडिका के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है? सामाजिक विभाजन को 7 वर्गों में वर्णित किया है, बिल्कुल सही। नगर प्रशासन का विस्तृत विभाजन किया गया है, इसमें यह भी बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, अभी हमने ऊपर बताया कि मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। डी, मेगास्थनीज यूनानी राजा मिनांडर का राजदूत था। नहीं, मेगास्थनीज मिनांडर का राजदूत नहीं था। यह जो कथन है वह गलत है। तो 25 का कौन सा कथन गलत है? यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 26,
बुद्ध के एक प्रसिद्ध शिष्य सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए सारिपुत्र जो है वह बुद्ध के एक प्रसिद्ध शिष्यों में से एक हैं और इनका जन्म राजगीर में हुआ था। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी। 27 मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय दरबार कहाँ स्थित था? स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, अवंती, वैशाली, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय दरबार था वह पाटलिपुत्र में स्थित था और आप लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 28 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार में पुरुष साक्षरता में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? देखिए यह नहीं पूछा गया है कि बिहार में पुरुष साक्षरता कितनी है, बल्कि पूछा गया है कि 1 से 11 के बीच में पुरुष साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है। तो आगे सबसे पहले आपको ये जानना होगा इसके लिए कि 2001 में पुरुष साक्षरता क्या थी और 2011 में पुरुष साक्षरता क्या थी। अगर दोनों की जानकारी आपके पास है तो आप बता सकते हैं कि दोनों के बीच अभी डिफरेंस क्या चल रहा है। तो दोस्तों 28 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वर्तमान समय में दोनों के बीच जो गैप है वह 11.5% है। 29 किस शासक के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था? यानी कि हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों हुनों का जो पहला आक्रमण है वह 455 ईस्वी में माना जाता है और उस समय स्कंदगुप्त का शासन था। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी। 30 सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के एरन अभिलेख से सती प्रथा के बारे में पहली बार साक्ष्य प्राप्त हुआ है 510 ईस्वी में। तो सती प्रथा का पहला अभिलेख एरन अभिलेख 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश। 31 चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की? ए प्रभावती गुप्त, बी रानी कुबेरनाग, सी ध्रुव देवी, डी दत्ता देवी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी वह प्रभावती गुप्त थी। तो वाकाटक वंश के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने वैवाहिक संबंध को, अपने सांस्कृतिक संबंध को स्थापित किया था और प्रभावती गुप्त अपनी पुत्री की सहायता से उसने गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी। 31 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 32 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में 450 ईस्वी में की गई थी। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 33 जनसंख्या घनत्व में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? यानी कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाकर बिहार का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, छठा, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तब बिहार छठे स्थान पर होगा। अगर राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तब बिहार पहला स्थान पर होगा, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें मिला दिया जाए तो बिहार का स्थान हो जाएगा छठा। 34 नंबर प्रश्न, गुप्त युग में धार्मिक गतिविधियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि गुप्त काल में धार्मिक गतिविधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए मूर्ति पूजा एक सामान्य विशेषता बन गई थी। बी शक्ति संस्कृति ने लक्ष्मी, पार्वती आदि जैसी देवी देवताओं की सहचारी का अभ्युदय। सी शैववाद और न कि भागवतवाद ने महत्व प्राप्त किया। डी धार्मिक सहिष्णुता प्रचलित थी। ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 34 का आंसर हो जाएगा जो गलत है वह है आंसर सी, यानी कि उस समय अगर देखा जाए तो भागवत ने महत्व प्राप्त किया था न कि शिववाद ने। यह स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी सही नहीं है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। 35 बिहार में वर्तमान समय में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बहुत ईजी प्रश्न है। वर्तमान समय बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो कुल अभी वर्तमान समय में 9 प्रमंडल हैं। 36 नंबर प्रश्न, वैशाली किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? सारण, तिरहुत, भागलपुर, मुंगेर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वैशाली जो है वह तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है, यानी कि 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 37 बिहार लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व में आया था। 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 38
निम्नलिखित में से कौन से जिला तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है, यानी कि बिहार के किस जिले में तंबाकू के अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है? ए पूर्णिया, बी बेगूसराय, सी लखीसराय, डी जमुई, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 38 का आंसर हो जाएगा आपका ई, यानी कि पूर्णिया और बेगूसराय। ए एंड बी विकल्प हैं वह दोनों सही है, यानी कि 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका ई, यानी पूर्णिया और बेगूसराय तंबाकू के प्रमुख उत्पादक जिलों में से एक हैं। तो 38 का आंसर ई। 39 PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी, यानी कि 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 49वां प्रश्न है, बिहार के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम उपराज्यपाल विकल्प है ए लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा, बी सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, सी सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट, डी सर हेनरी व्हीलर, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार के पहले उपराज्यपाल थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, यानी कि आंसर हो जाएगा 40 का बी। 41 बिहार में चिरांद है? ए निम्नपुरा पाषाण स्थल, बी मध्य पाषाण स्थल, सी मध्यपुरा पाषाण स्थल, डी नवपाषाण स्थल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार में जो चिरांद और चेचर है वह नवपाषाण स्थल से संबंधित है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 42वां प्रश्न, मगध और अंग को कौन सी नदी सीमांकित करती है? गंडक नदी, गंगा नदी, चंपा नदी, अस्सी नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंपा नदी मगध और अंग के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 43 निम्नलिखित में से कौन सा कथन कनिष्क के बारे में सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन कनिष्क के बारे में गलत है? ए उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बी उसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई, सी भारतीय संस्कृति ने कुशानों से धातु के संलग्न जूते और लंबे कोट अपनाए, डी उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की, ई उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए कनिष्क के बारे में ए बी और सी स्टेटमेंट सही है, लेकिन उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना किया स्टेटमेंट गलत है, बल्कि कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की है। तो 43 का आंसर हो जाएगा कौन सा कथन गलत है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर डी इज रॉन्ग। 44 मौर्योत्तर काल के दौरान निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या हैं, यानी कि मौर्योत्तर काल में किन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? ए मसाले, इत्र, मोती, तांबा, चंदन, बी कांच, सी चांदी एवं सोना, डी रेशम, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अगर निर्यातित वस्तुओं के दौरान देखा जाए तो दोस्तों 44 का आंसर होगा ए, यानी कि मसाले, इत्र, मोती, तांबा, चंदन आदि वस्तुओं का मौर्योत्तर काल के दौरान बिहार से निर्यात किया जाता था। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 45 प्रसिद्ध उदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने की थी? देवपाल, गोपाल, रामपाल, नारायणपाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 45 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उदंतपुरी महाविहार की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी, जो कि पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। 46 सकरी नदी पर बने नहर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को लाभान्वित करती है? ध्यान में रखिए यहाँ पर सकरी नदी पूछा गया है। ए लखीसराय, बी जमुई, सी बेगूसराय, डी खगड़िया, ई उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों सकरी नदी जो है वो उससे प्रभावित जिले लाभान्वित जिले में लखीसराय महत्वपूर्ण है। लखीसराय के अलावा अगर देखा जाए तो सकरी नदी से जो सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित होते हैं वह लखीसराय के अलावा मुंगेर है, मुंगेर के बाद गया, पटना, ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट है वह सकरी नदी पर बने नहर से लाभान्वित होंगे। अब चारों डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख सकते हैं। 46 का आंसर हो जाएगा ए। 47 मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख किस पाल राजा से संबंधित है? तो मुंगेर ताम्रपत्र का जो शिलालेख है वह देवपाल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए। 48 बख्तियार खिलजी के शासनकाल के दौरान सेन राजवंश का शासक कौन था? यानी कि जिस समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के अंतर्गत बख्तियार खिलजी का शासन था, बख्तियार खिलजी के शासन के दौरान
सेन वंश का शासक कौन था, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लक्ष्मण सेन। यानी कि जिस समय बख्तियार खिलजी का शासन था उस समय लक्ष्मण सेन का यहाँ पर शासन था, और संभवतः जब आक्रमण किया जाता बख्तियार खिलजी का तो उस समय भी लक्ष्मण सेन यहाँ का शासक था। 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 49 किस पाल राजा ने सुवर्ण द्वीप के राजा बालपुत्र देव के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। 64th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। धर्मपाल, महिपाल, देवपाल, कुमारपाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देवपाल। 50 बिहार में पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। गया, पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार में पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र की स्थापना बिहार के मुजफ्फरपुर में की गई थी, यानी कि 50 का आंसर हो जाएगा बी। 51 अजीवक कौन थे। ए बुद्ध के समकालीन मत थे, बी बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, सी चार्वाक के द्वारा स्थापित मत, डी शंकराचार्य द्वारा स्थापित मत, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों जो अजीवक थे वे बुद्ध के समकालीन मत थे, और अजीवक के संस्थापक मखली गोशाला को माना जाता है। 51 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 52 मगध का अंतिम नंद शासक जिसे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था कौन था। ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी नवानंद, डी बिंबिसार, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 53 मगध का अंतिम महान शासक कौन था। शुंग अंतिम महान वंश कौन सा था। शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अंतिम महान शासक अगर देखा जाए तो गुप्त वंश होगा। एक तो आप टेन्यूर के हिसाब से देखेंगे तो गुप्त वंश लास्ट में आता है, तो यह स्वाभाविक है कि सबसे महान अंतिम शासक अंतिम वंश हुआ है, और इस दौरान कई प्रतापी शासक होते हैं। आप चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर लें, या फिर आप देखेंगे समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जिसने हुनों को परास्त किया, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस तरह से गुप्त वंश के दौरान कई सारे प्रतापी शासक हुए हैं, और अपने सीमाओं का दूर दूर तक इन्होंने विस्तार किया है। 53 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 54 निम्नलिखित में से कौन सा शासक मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी था। बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, और इसके बाद से मगध तरक्की की उन्नति पर रास्ते पर चल पड़ा। और आप देखेंगे कि मौर्य काल में कितने अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, गुप्त काल में प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लेकिन इसकी नींव बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना करके रखी थी। 55 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। 30 डेज, 60 डेज, 3 मंथ, 4 मंथ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2026 ईस्वी में आया है उसके अनुसार 2 ग्राम सभा के बीच की जो बैठक का अंतराल होता है वह 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 56 दरभंगा और गया में नगर सुधार न्यास की स्थापना कब की गई। 1965, 1984, 1975, 1997, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 56 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1984 ईस्वी में दरभंगा और गया में नगर सुधार न्यास की स्थापना की गई थी। 57 भारत में लोहे के प्रयोग के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं। तक्षशिला, अंतरीजेखड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों भारत में लोहे का सबसे जो प्राचीन साक्ष्य है वह अंतरिंजेखड़ा में हमें प्राप्त हुआ है। 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 58 बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा काल में कहाँ निवास किया था। श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अपने जीवन के अंतिम वर्षकाल में उन्होंने वैशाली में अपने जीवन व्यतीत किए थे। 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 59 सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। सांची में, नवादा में, राजगृह में, पावापुरी में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों सप्तपर्णी गुफा जो है वह राजगीर में स्थित है। 59 का आंसर हो जाएगा आपका सी।
60 निम्नलिखित में से कौन मगध की राजधानी नहीं थी? गिरिब्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। 61 मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन के लिए अपने पिता को मार डाला और उसी कारण के लिए अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया? ऐसा कौन सा शासक था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु के बारे में प्राय ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि उसने अपने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता को ही मार डाला था और इसी कारण अपने पुत्रों के द्वारा भी मारा गया। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अजातशत्रु। 62 मुचिलिंडा झील कहाँ स्थित है? वेयर इज मुचिलिंडा लेक लोकेटेड? नवादा, गया, कैमूर, बांका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों मुचिलिंडा झील जो है वह गया में स्थित है, महाबोधि मंदिर से 3 किलोमीटर दक्षिण में यह स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का बी। 63 मौर्य प्रशासन में पंकोड का सन्निरोधे दंड जो आरोपित किया जाता था, ए गंदा पेयजल के लिए, बी सड़क को खराब करने के लिए, सी कचरा फेंकने के लिए, डी मंदिर में गंदगी करने के लिए, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसमें सही है। जो बेसिकली मौर्य प्रशासन में सड़कों पर गंदगी फेंकने, कीचड़ और पानी इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 64 कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष किया गया था? कनिष्क का राज्याभिषेक 178 BC, 101 ईस्वी, 58 BC, 78 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 78 ईस्वी। और जानते हैं कि शक संवत की भी शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। 65 कर्नाट वंश ने बिहार के किस हिस्से पर शासन किया? मिथिला, मगध, अंग, कौशल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों कर्नाट वंश का जो महत्वपूर्ण शासन क्षेत्र रहा है वह मिथिला रहा है। 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की नींव रखी गई थी। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 66 निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ए कन्हेरी गुफा, बी लोमस ऋषि गुफा, सी भाजा गुफा, डी जुन्नार गुफा, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि लोमस ऋषि गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि ऊपर में आप देखेंगे कि आजीवक संप्रदाय से यह संबंधित रहा है। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 67 निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से एक था? सरनती, कंधार, सोपरा, उज्जैनी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उज्जैनी। मुगल साम्राज्य का प्रांत जो था 5 प्रमुख भागों में विभक्त था, उनमें से उज्जैनी भी एक प्रमुख प्रांत था। 68 निम्नलिखित में से कौन अशोक के काल में गुप्तचर नेटवर्क का हिस्सा था? ए महामात्य प्रसर्प, बी गूढ़ पुरुष, सी संस्थान, डी संचारा, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 69 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीवर। अगर प्रश्न पूछता सर्वाधिक संख्या में एससी किस जिले में, तो इसका आंसर हो जाता गया। लगभग 30% वहाँ की जो आबादी है वह अनुसूचित जाति से संबंधित है। 69 का आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग सी, यानी कि सबसे कम अनुसूचित जाति की आबादी शिवहर में देखने को मिलती है। 70 दरभंगा महाराज के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, राहुल संकृतायन, श्री कृष्ण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा महाराज के खिलाफ किसान आंदोलन को अपनी नेतृत्व प्रदान की थी। 21 विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भागलपुर, पटना, बक्सर, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भागलपुर। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। 72 दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने बिहार पर आक्रमण किया कौन था? बलबन,
अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पहली बार दिल्ली सल्तनत का अगर कोई राजा जिसने बिहार पर आक्रमण किया था वह राजा था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक हुआ है। 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 23 बिहार का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश यात्री कौन था? बिशप हेबर, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल, राल्फ फिंच, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, पहला ब्रिटिश यात्री राल्फ फिंच था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 23 का डी। 24 अथर्ववेद में पहली बार अंग का उल्लेख मिलता है। अंग की पहचान वर्तमान के किस जिले से की जाती है? भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अगर वर्तमान समय में अंग की देखें तो अंग भागलपुर और मुंगेर दोनों से संबंधित है। तो इसका आंसर ए एंड बी दोनों होंगे, यानी कि इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 25 बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1984, 1981, 1980, 1983, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 26 बिहार में मानव की प्रथम उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से, चंपारण से, चिरांद से, किशनगंज से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मानव की उपस्थिति के पहले साक्ष्य बिहार में हमें मुंगेर से प्राप्त हुआ है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 27 नंबर प्रश्न है 2011 की आबादी जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? यानी कि 2011 में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25.4%, यानी कि डी, यानी कि बिहार की जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर रही है वह 25.4% 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग रही है। अगर लिंगानुपात की चर्चा की जाए तो 918 लिंगानुपात रहा है। जनसंख्या घनत्व को मैं बता दूं तो 1106 जनसंख्या घनत्व रहा है, और साक्षरता दर की बात किया जाए तो 61.8% बिहार की साक्षरता आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार रही है। 28 सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले को सही क्रम करना है, यानी कि सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो विकल्प दिया हुआ है, आप लोग यहाँ विकल्प के अकॉर्डिंग सही तरीके से मैच कर लें। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि महिला आबादी जो सही क्रम सबसे कम महिला साक्षरता दर को देखें तो सबसे कम तो सहरसा में है ही, सहरसा के बाद मधेपुरा, फिर पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, फिर अररिया आएगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 29 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो सबसे अधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर हमें देखने को मिली है तो वह मधेपुरा में देखने को मिली है। मधेपुरा में लगभग 31.12% इसकी दशकीय वृद्धि दर हमें देखने को मिली है। तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 80 बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? कैमूर, अरवल, सारण, सिवान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कोई अगर है तो वह आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में देखने को मिलती है, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 488 है पर वर्ग किलोमीटर। 81 तुगलक के शासनकाल के दौरान के एक सक्षम प्रशासक मलिक इब्राहिम बाया का दरगाह स्थित है, यानी कि मलिक इब्राहिम बाया जो कि तुगलक के शासनकाल के दौरान एक सक्षम प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका दरगाह कहाँ स्थित है? सासाराम, आगरा, बिहार शरीफ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उसकी दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। 81 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 82 बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भागलपुर और मुंगेर ये दोनों जगह चीनी मिट्टी हमें प्राप्त होते हैं। तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 83
14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन स्थापित करने में मदद की? कर्नाट, ओहिनवारा, मित्र, ठाकुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओहिनवारा शासन स्थापित करने में फिरोज शाह तुगलक ने, ओहिनवारा वंश की शासन स्थापित करने में फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। 84, बिहार में निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 शासकों के कुलों का एक संघ था? वज्जी, मगध, अंग, कौशल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वज्जी। 85, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? ए, जेम्स अलेक्जेंडर, बी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, सी, रॉबर्ट पाल्को, डी, जॉन बेंसिस्टार्ट, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड जो थे वह पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। 85 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 86, मौर्य काल के से संबंधित प्रसिद्ध यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मौर्य काल के खुदाई के दौरान यक्षिणी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वह हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है। 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 87, अशोक के किस शिलालेख में उपहार और धम्म अनुदान के बीच अंतर का वर्णन किया गया है? दूसरा, 7वां, 9वां, 10वां शिलालेख उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 9वां अभिलेख। 88, बिहार का कैमूर का पठार किसका एक भाग है? सतपुड़ा क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, धारवाड़, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विंध्यन क्षेत्र। कैमूर का पठार जो है वह विंध्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 88 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 89, फाहियान पाटलिपुत्र में कितने वर्षों तक रहा? 6 महीने, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 14 महीने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो यह लगभग 3 वर्ष तक फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था अध्ययन के लिए, वह लगभग 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 89 का आंसर हो गया आपका सी। 90, 1556-57 में मुगल बादशाह अकबर ने विद्वता के कारण किसे मिथिला क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दिया? शिव सिंह, हरि सिंह, महेश ठाकुर, राधामान सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महेश ठाकुर को उसने मिथिला क्षेत्र विद्वता से प्रभावित होकर दान स्वरूप प्रदान किया था। 90 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 91, 2001 और 11 की जनगणना के आधार पर बिहार में महिलाओं में साक्षरता की वृद्धि कितनी प्रतिशत यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है? तो देखिए लगभग अगर वृद्धि हुआ है तो 18.4% वृद्धि हुई है। आप लोग इसे 2001 का डाटा निकालिए महिला साक्षरता दर, 2011 का डेटा निकालिए महिला साक्षरता दर से संबंधित और दोनों में वृद्धि वहाँ पर दर्ज कीजिए तो वह हो जाएगा 18.4%। 90, पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों 92 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में बिहार आया था और उन्होंने पटना को पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार बताया था। और वह एक बेसिकली पीटर मुंडी एक ब्रिटिश यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में बिहार आया था। 93, वर्ण रत्नाकर को किस भाषा की प्रथम रचना माना जाता है? वर्ण रत्नाकर, ए मगही, बी मैथिली, सी अंगिका, डी भोजपुरी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? वर्ण रत्नाकर किस भाग की रचना मानी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्ण रत्नाकर जो है वह मैथिली की एक महत्वपूर्ण कृति, एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। 93 का आंसर हो गया आपका बी। 94, एक तरफ उद्योग दिए हुए हैं दूसरे तरफ आपके कस्बे दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो यहाँ पर मैं मैच कर दे रहा हूँ। सीमेंट जो है वह डालमिया नगर, एक का आंसर हो गया आपका एक। दूसरा सिक्रेट है दिलावरपुर, 2, एक का आंसर हो गया एक, उसके बाद 2। प्लाईवुड जो है वह हाजीपुर, जूट जो है वह पूर्णिया, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर बैठ रहा है, यानी कि 94 का आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 यानी कि बी। 95, नगमत आसफी नामक पुस्तक
किस लोकगीत से संबंधित है? नाचरी राग, लगनी गीत, पूर्वी राग, चैता राग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्वी नाग से संबंधित है नगमत आसफ़ी। 96 विद्यापति ने भू परिक्रिया और पुरुष परीक्षा की रचना किस भाषा में की है? तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना की भाषा है वह हो जाएगा बी, यानी कि संस्कृत। 97 किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पाहुल प्रणाली की शुरुआत करने वाले सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 97 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 98 बिहार कोकिला पद्मश्री से सम्मानित विंध्यवासिनी देवी द्वारा स्थापित विंध्य कला मंदिर की स्थापना का क्या उद्देश्य है? तो विंध्य कला मंदिर की स्थापना किसने की थी? विंध्यवासिनी देवी ने की थी। यह पद्मश्री से संबंधित रही है। बिहार कोकिला भी इन्हें प्रदान किया जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य जो है विंध्य कला मंदिर का वह लड़कियों की शिक्षा है, बालिका शिक्षा है। 98 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 99 बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? NH-28, NH-31, NH-27, NH-32, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के किस राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा आपका ई। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर एक से अधिक होगा। NH-28 और NH-31 इन दोनों क्रॉस करेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से, यानी कि 99 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 100 नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सबसे कम है अथवा सबसे कम दूरी तय करता है? यानी कि बिहार की कौन सी नेशनल हाईवे जो है उसकी लंबाई सबसे कम है? तो NH-57A की लंबाई सबसे कम है और इसकी लंबाई जो है वह सिर्फ 13 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। फारबिसगंज से जोगबानी के बीच का एरिया। तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 101 जूट बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में उपजाया जाता है? तो जूट का जो उत्पादन किया जाता है वह कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में बेसिकली किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 101 का बी। 102 बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि में शामिल नहीं है? मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, गोपालगंज, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोपालगंज। गोपालगंज में अगर दशकीय वृद्धि दर को देखा जाए तो बिहार में सबसे कम दशकीय वृद्धि 19.2% गोपालगंज में है, जबकि मधेपुरा में तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि 31.2%, किशनगंज में लगभग 30% के आसपास है, अररिया में भी लगभग 30.25% जनसंख्या दशकीय वृद्धि रही है, लेकिन गोपालगंज में सबसे कम 19.2% के राउंड रहा है। 103 निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर के साथ पहले स्थान पर है? यानी कि बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर जो है वह सबसे कम हमें देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पूर्णिया में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर देखने को मिलती है। और कितना है? 59.06% बिहार की पुरुष साक्षरता दर है। तो 103 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 104 बिहार के किन 2 अग्रणी जिलों में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये बेसिकली जल जीवन हरियाली जो मिशन है उसके तहत स्थापित किया गया दरभंगा और सुपौल के अंतर्गत। 104 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 105 बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार का जो राज्य पक्षी है वह गोरैया है। इसके पहले नीलकंठ था, तो चूंकि अब नीलकंठ बड़े मात्रा में हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो अब गोरैया को बिहार का राज्य पक्षी बनाया गया है। 105 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 106 की ओर आ रहे हैं। बिहार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पाथवे परियोजना पर कार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस परियोजना को पूरा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2040 ईस्वी तक। 106 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 107
बिहार के कितने जिलों को आकांक्षित जिले में शामिल किया गया है? बिहार के कितने जिलों को वहां पर पूछा गया है? तो वर्तमान समय में देखें तो बिहार के 13 जिले आकांक्षित जिला कार्यक्रम जो सरकार का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके तहत इसे शामिल किया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में बिहार के कुल 13 जिले शामिल हैं। 108 बिहार के किस जिले को इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गया, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार के रोहतास को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। 108 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 109 टाल क्षेत्र फैला हुआ है, यानी कि टाल का जो एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि लखीसराय, मुंगेर, गया और पटना का क्षेत्र, यानी कि पटना से लेकर लखीसराय तक का क्षेत्र और टाल क्षेत्र है। 109 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 110 बिहार को मुख्यतः कौन कौन से भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बिहार को अगर देखा जाए तो 4 एवं 5 भूकंपीय क्षेत्रों जोन में डिवाइड किया गया है। 101 का आंसर हो जाएगा ए। ये डिवाइड करने का एकमात्र उद्देश्य जनजीवन की सुरक्षा, उसकी होने वाली क्षति को न्यूनतम मिनिमम करना है। तो 110 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 111 नंबर प्रश्न, बिहार का पहला खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से अन्य 2 जिले हैं जहां खादी मॉल खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? तो पटना के छोड़कर पूर्णिया और गया में खादी मॉल खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। गया में खादी मॉल बौद्ध धर्म पर आधारित होगा, जबकि पूर्णिया का जो खादी मॉल होगा वह आपका गांधीजियम यानी कि गांधीवाद पर आधारित होगा। 111 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना के अलावा पूर्णिया और गया में खादी मॉल खोलने का प्रावधान किया गया है। 112 बिहार के उस पर्वतारोही का क्या नाम है जिसने हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर अपने तिरंगा को खूब शान से लहराया है? तो वे भारतीय हैं, वे बिहार के रहने वाले अभिषेक रंजन हैं। 112 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 113 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक विधायी सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो आप लोग जानते हैं कि राजद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज हुई है 2020 विधानसभा चुनाव में। 114 भारत में पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी कौन है? तो पीठासीन पदाधिकारी ट्रांसजेंडर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोनिका दास। 115 पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शरद अरविंद बावड़े के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अगर निर्माण में खर्च को देखा जाए तो लगभग 230.94 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं शताब्दी भवन के निर्माण में। 116 बिहार में पाल युग की मूर्ति हाल ही में कहाँ से प्राप्त की गई है? पाल युग की मूर्ति हाल ही में कहाँ से प्राप्त की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नवादा के कैकौल ब्लॉक में काले पत्थर से बनी नर आकृति की पाल युग की मूर्ति खुदाई में प्राप्त की गई थी। तो 116 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नवादा। 117 किस दशक में बिहार में जनसंख्या में कमी देखने को मिली है? यानी कि जनसंख्या में कमी बिहार में किस दशक में देखने को मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1911 से लेकर 1921। 118 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। 119 बिहार का कौन सा जिला बिहार के पड़ोसी पूर्वी और दक्षिणी राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? यानी कि बिहार के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में स्थित कटिहार जिला। 120 निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला राजधानी पटना के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? यानी कि पटना के साथ सीमा का साझा नहीं करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है विकल्प में? तो विकल्प के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नवादा। 121 निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा प्रमंडल जिलों की संख्या के आधार पर बाकी से भिन्न है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पूर्णिया अनुमंडल। 122 झारखंड में प्रवेश करने के दौरान गंगा नदी बिहार के किस जिले के साथ साथ झारखंड के साहिबगंज के साथ अपनी सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कटिहार। 123 गंगा से मिलने से पहले बूढ़ी गंडक
किस जिले से होकर नहीं बहती है? गंगा से मिलने से पूर्व बूढ़ी गंडक निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भागलपुर। इसके अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सभी क्षेत्रों से वह टच करते हुए प्रवाहित होती है। 124, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? गंगा, सरयू, गंडक, बागमती, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण की चर्चा की जाए तो गंगा, सरयू, गंडक के सभी नदियां हैं। 124 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक। 125, विदेशी यात्री सुलेमान की यात्रा वृत्तांत में किस पाल शासक का वर्णन किया गया है? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देवपाल। 126, पाल वंश के दूसरे संस्थापक के रूप में किस पाल शासक को जाना जाता है? तो पाल वंश के दूसरे संस्थापक जो हैं वे महीपाल प्रथम को माना जाता है। 126 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 127, मिथिला में किस पाल शासक के शासनकाल में कर्नाट वंश की स्थापना की गई? महीपाल प्रथम, देवपाल, रामपाल, गोपाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कर्नाट वंश की स्थापना के समय पाल शासक रामपाल का शासन था। 127 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 128, तुगरिल तुगन ने कर्नाट वंश के किस शासक के शासनकाल के दौरान एक असफल सैन्य अभियान चलाया था? नान्यदेव, नरसिम्हादेव, शक्ति सिंह, राम सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राम सिन्हा। ये तिब्बती यात्री जब धर्म स्वामिनी का यात्रा वृत्तांत का अध्ययन किया जाता है तब इसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। 129, विद्यापति ने किस वंश के शासक के संरक्षण में अपनी काव्य रचना की है? पाल वंश, कर्नाट वंश, ओइनरवर वंश, नुहानी वंश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्यापति ने ओइनवर वंश के शासक के संरक्षण में अपनी सारी काव्य की रचनाएं की है। 130, 2020 में बिहार की मातृ मृत्यु दर कितनी है? 140, 179, 149, 119, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार में मातृ मृत्यु दर अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो 149 है। 131, बिहार के जिस जिले में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत जनसंख्या सबसे अधिक? प्रश्न पूछा गया है। जमुई, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों 131 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। 132, 16 महाजनपद में से अब बिहार में कितने जनपद स्थित हैं? यानी कि 16 जो महाजनपद था उसमें से बिहार में सिर्फ 3 महाजनपद स्थित हैं। 133, भारत में पूर्ति कला के लिए किस युग को स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य, वैदिक, गुप्त, पाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत में मूर्तिकला के लिए गुप्त युग को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। 134, बिहार में मूंग की फसल की खेती कब की जाती है? खरीफ, रबी और खरीफ, कोई भी ऋतु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो मूंग की जो खेती है वह रबी और अवसर दोनों जगह के मध्य से की जाती है, रबी और खरीफ। तो 134 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में मूंग की फसल रबी और खरीफ के बीच। 134 का आंसर सी। 135 प्रश्न है, बिहार में फेलस्पार कहाँ पाया जाता है? नवादा, गया, बांका, भोजपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार के बांका जिले में फेलस्पार पाया जाता है। 136, बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप के अनुसार 2021-22 तक गेहूं के लक्ष्य उत्पादकता क्या है? यानी कि बिहार का जो तीसरा कृषि रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग 2021-22 तक गेहूं की टारगेट क्या रखी गई, उत्पादकता कितनी रखी गई है? तो 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 31 क्विंटल अनाज का उत्पादन, गेहूं की उत्पादन किया जाना चाहिए। ऐसा बिहार सरकार के द्वारा तीसरा कृषि बजट में तीसरा कृषि रोड मैप जो कि 2017 से 2022 तक के लिए है उसमें यह टारगेट निर्धारित किया गया है।
137 शेरशाह का मकबरा आकार में किस प्रकार का है? अष्टकोणीय, षष्ठकोणीय, आयताकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जो शेरशाह का जो मकबरा है वह अष्टकोणीय स्वरूप में है। 138 निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली नेपाल के सप्तरी जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर, गंडक नहर, कमला नहर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिम कोसी नहर। 139 देखिए यहाँ पर आपको मैच करना है। 139 में एक तरफ खनिज दिया गया है, दूसरे तरफ वहाँ स्थान का नाम दिया गया है और आप इसे मैच करिए। 139 प्रश्न संख्या। तो देखिए सबसे पहले गोल्ड है, सोना दिया गया है, तो सोना बेसिकली मुंगेर में, ठीक है, यानी कि एक का आंसर हो जाएगा आपका ए। पेट्रोलियम जो है वह आपका किशनगंज में मिलेगा, बी का आंसर हो जाएगा आपका 3। सी है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस गया में मिलेगा, सी का आंसर हो जाएगा 2। तो डी का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 1 3 2 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। 140 सौरठ मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सौरठ मेले का आयोजन बिहार के मधुबनी में की जाती है। 140 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 141 प्रश्न संख्या। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी, बागमती, महानंदा, तीस्ता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो मेची नदी है वह महानंदा नदी की एक सहायक नदी है। 141 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 142 वशिष्ठ नारायण पुल किस नदी पर बना है? गंडक, पुनपुन, सोन, फल्गु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वशिष्ठ नारायण पुल जो है वह सोन नदी पर बनाया गया है, यह वशिष्ठ नारायण की यादगार में बनाया गया है। 142 का आंसर सी, उनका नाम के ऊपर नामकरण किया गया है। 143 प्रश्न संख्या। हेमेटाइट ग्रेड का लौह अयस्क पाया जाता है? भागलपुर, गया, जमुई, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हेमेटाइट ग्रेड का जो लौह अयस्क है वह भागलपुर में पाया जाता है। 143 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 144 मौर्यों द्वारा पराजित होने पर निम्न में से कौन सा उपहार के रूप में यूनानियों द्वारा नहीं दिया गया था? हेरात, काबुल, कंधार, अरब, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए मौर्य के द्वारा बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जब यूनानियों को परास्त किया गया तो हेरात, काबुल, कंधार को मांग लिया गया था, लेकिन अकबर उनके द्वारा सौंपा नहीं गया था। तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 145 सारण कमिश्नरी में कुल कितने जिले स्थित हैं? तो सारण कमिश्नरी में कुल 3 जिले स्थित हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, सिवान जिला और गोपालगंज, ये तीनों सारण कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे। 145 का आंसर हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न है 146 बालसुंदरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? लखीसराय, मुंगेर, दरभंगा, बांका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पिछला जब मैं बिहार स्पेशल का प्रश्न डिस्कस करा था, टेस्ट का प्रश्न, तो वहाँ भी डिस्कस किया था बालसुंदरी मिट्टी। जो बालसुंदरी मिट्टी जो है वह एक प्रकार की बांगर मिट्टी का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दरभंगा में बालसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। 147 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जिला गेहूं का एक प्रमुख उत्पादक है? रोहतास, बक्सर, भागलपुर, पटना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 147 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गेहूं का जो प्रमुख उत्पादक जिला है वह है रोहतास, यानी कि 147 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 148 मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है और बूढ़ी गंडक जो नदी है वह हिमालय के सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। 148 का आंसर हो जाएगा सी। 149 प्रश्न ऋग्वेद में बिहार के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विहार, किकट, पाटलिपुत्र, रानीखेत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार के लिए ऋग्वेद के अंतर्गत किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। 150 और आज के हमारा टेस्ट बिहार स्पेशल से पार्ट 2 का
150वां और अंतिम प्रश्न है, लोमेश ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? नागार्जुन पहाड़ियों पर, बराबर पहाड़ियों पर, राजगीर पहाड़ियों पर, मुंगेर पहाड़ियों पर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो लोमेश ऋषि गुफा स्थित है वह बराबर पहाड़ियों पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 150 का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने बिहार स्पेशल से संबंधित कुल 150 प्रश्नों का हमने टेस्ट डिस्कस किया है। इसके पूर्व में भी बिहार स्पेशल से संबंधित टेस्ट सीरीज डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी यह आज का जो हमारा वीडियो है वह बिहार स्पेशल सेक्शन पार्ट 2 से संबंधित है, जिसमें बिहार के इतिहास और भूगोल के प्रश्नों को प्रमुखता से जगह दी गई है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आज के टेस्ट से संबंधित किसी प्रकार का किसी प्रश्न से संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो उनका समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जा सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।